दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर का सितंबर का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रिलायंस पावर को यहाँ पे उनके चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है, जो भी कंपनी का कर्ज है, कंपनी के जो लाइबिलिटीज है, कंपनी के एसेट है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया गया, उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, उसको भी समझेंगे। साथ में यहाँ पे ग्रीन एनर्जी और थर्मल पावर प्लांट को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या रिलायंस पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है? इसके पीछे बहुत सारी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 19.10 पर रही, जहाँ पे 1.87% की तेजी देखने को मिली। तो जैसे कि निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी फ्राइडे को, उसके बावजूद भी ये जो क्लोजिंग है वो काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग है, जबकि निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को जाके देखें तो देख सकते हो कि 274 के ऊपर किसकी प्राइस थी 23 मई 2008 को। तो जो स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड किया कर रहा था, वो देख सकते हो कि उसमें गिरावट का दौर जब शुरू हुआ 2008 के बाद बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, मार्केट क्रैश किया, ये भी स्टॉक नीचे आता रहा। और आप देख दो कि कोरोना काल में भी स्टॉक फिर ₹1 के आसपास आ गया, बहुत नीचे। लेकिन वहाँ से जो इसने रिकवरी दिखाई है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप ये देख ही सकते हो, पिछले एक साल के हिसाब से इसमें अभी फिलहाल 3% की तेजी है, क्योंकि वैसे अगर आपको पता हो तो ये 25 तक भी जाके है, ₹1 का स्टॉक 25 तक गया था, बहुत कम समय में मल्टीबैगर साबित हुआ था। अभी फिलहाल 19 के आसपास है। अगर हम बात करें इसके 6 मंथ के रिटर्न की तो 78% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। ₹10 के आसपास स्टॉक था 17 मार्च को, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग पैसे डबल हुए लोगों के, जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया है। 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 15% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 5 डेज की बात करें, यहाँ पे लगभग 9% की गिरावट है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फिर नीचे आए, ये लगभग 21 के आसपास गया था, वहाँ से अब 19 के आसपास है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ₹9.52 का लो है, लेकिन जो हाई है वो 25 का है। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला लोगों को जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है। ये ₹9 की प्राइस लगभग 3-4 महीने पहले आई थी, उस हिसाब से रिटर्न काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, रिलायंस पावर को उनके जो चार्टेड अकाउंटेंट है यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज हो या फिर उसकी एसेट है, उसका बैंकों का लोन है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया गया है। और उन्होंने एक तरह से देखे तो भरोसा जताया है कि रिलायंस पावर बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कंपनी ने अपने टोटल लोन से लेकर लाइबिलिटी से लेकर सारी की सारी डिटेल जानकारी दी है। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जानकारी है, इसलिए उसको एक साथ में हम शेयर नहीं कर सके। आप चाहे तो BSE के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी गई है। सारी जानकारी आपको मिल सकती है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है और कंपनी के आगे के विजन क्या, वो सारी जानकारी इनके जो CA है पाठक HD एंड एसोसिएट की तरफ से ये सारी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो MOU साइन हुआ है वो गेम चेंजर साबित होगा इस सेक्टर के लिए, क्योंकि अब इंडिया के माध्यम से दूसरे देशों में ग्रिड कनेक्शन दिया जाएगा। यानी यहाँ पे इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरे देशों में भी जाएगी और इससे आने वाले समय में कॉस्ट सेविंग होगी, यानी जो खर्च है उसमें कटौती होगी। और ये जो एक MOU है ये म्यूचुअल बेनिफिट देगा दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और आने वाले समय जो इंडिया का बड़ा सपना है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया निर्माण करने का, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इंडिया जैसे कि अब ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है, आने वाले समय विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको पानी में गुजार के उसको ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के रूप में बदला जा सकता है। तो उससे अब उसके रास्ते तलाशने, उसको एक्सपोर्ट करना है। तो अब बहुत सारे देशों से बातचीत चल रही है, MOU साइन हो रहा है जहाँ पे इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपोर्ट करेगा और ये बहुत बड़ा सपना है। और ऐसे में इस सेक्टर के संबंधित जितनी कंपनियां वो सारे मल्टीबैगर बनने वाले, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है, क्योंकि रिलायंस पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करते हैं। कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है और दूसरी कंपनी के विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे जो बड़ा बयान निकल कर आया है RK सिंह का कि सऊदी अरेबिया की तरफ से काफ़ी कम प्राइस में अच्छा फाइनेंस भी मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो सकता है इंडिया में।
और दूसरी तरफ देखें तो इंडिया की जो कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे भी पावर प्लांट लगा सकती है ग्रीन एनर्जी के संबंधित, क्योंकि वहाँ पर भी वो क्लाइमेट है जिस हिसाब से ये सक्सेस हो सकता है। दोनों देशों के लिए ये बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अब इंडिया सिर्फ ये देख सकते हो कि आने वाले समय सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में बातचीत कर रही है, जिसमें सिंगापुर के साथ में ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत चल रही है, जापान के साथ चल रही है, यूएई के साथ चल रही है। ये जो सारी बातें आने वाले समय में आप देखें तो ये मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक एक ग्रिड कनेक्शन देने की इंडिया से कोशिश शुरू कर दी गई सरकार ने, और ये एक बहुत बड़ा विजन है। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित जितनी कंपनियां वो सारे मल्टीबैगर बन सकते हैं। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आई है, यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया है 31 अगस्त 2023 को, इसमें आप देखें तो जो विंड एनर्जी है उसमें आप देखें तो कैपेसिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ और सोलर एनर्जी भी कैपेसिटी में भी इजाफा हुआ है। तो विंड एनर्जी फिलहाल अगर आप देखें तो 44,089.68 मेगावाट की टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की है, और सोलर एनर्जी की बात करें तो 71,610 मेगावाट की है, और दोनों की कंबाइंड अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखें तो करीब 1,15,699 मेगावाट तक पहुंची है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे देखो प्रदर्शन करता है वो दिखाई देगा, पिछले महीने के मुकाबले काफ़ी शानदार रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो इसमें एक ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, और ये इशारा है कि इस सेक्टर में अब शानदार तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है, और लोगों के मन में ये सवाल भी निकल के आते हैं कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट बंद होने वाले, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 50% ऊर्जा का जो भी निर्माण होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने का कोई प्लान नहीं है, ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं है। तो सरकार की तरफ से बयान निकल कर आए, भले ही सरकार 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहती है 2030 तक, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट भी चलते रहेंगे, उसको बंद नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से भी जो एडवाइजरी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया था कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को 2030 तक तो सुचारू रूप से चलाना होगा, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। और इस पर अब सरकार की तरफ से पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने भी मोहर लगा दी है कि सरकार किसी पावर प्लांट को बंद नहीं करने जो कोल बेस्ड चल रहे। हाँ, ये अलग है कि उन्होंने एडवाइस किया है कि इसका रिनोवेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नई मशीनरी लगानी चाहिए, उसकी लाइफ को एक्सटेंड करना है, जिससे आने वाले समय में जो पोल्यूशन है उसको भी कम हो और ये पावर प्लांट आने वाले 2030 तक आराम से चल पाए। और दूसरा एक और उन्होंने इसका रास्ता सुझाया कि जो पावर प्लांट है उसको शिफ्ट किया जा सकता है ग्रीन एनर्जी में, यानी जिसके थर्मल बेस्ड पावर प्लांट जो कंपनियां हैं वो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए सरकार की तरफ से उनको स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी, राहत दी जाएगी। तो ये बातें साबित कर रही है कि रिलायंस पावर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय निवेश कर सकते हैं रिलायंस पावर में। मार्केट कैप 7,153 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस की 19.20 की है, 9.05 52 वीक का लो और हाई 22 का है, बुक वैल्यू इसकी 30.8 की है, और यहाँ पे ROC 3.59% है, फेस वैल्यू 10 है और ROE इसका -11.8% है। तो ये आप देख ही सकते हो अपनी बुक वैल्यू से अभी काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है, एंट्री की जा सकती है। सबसे जो बड़ी इसके लिए प्लस पॉइंट है कि कंपनी की लायबिलिटीज लगातार हर साल कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,780 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 49,812 करोड़ के आसपास रहेगी, और मार्च 2023 में ये 48,535 करोड़ के आसपास रहेगी। यानी हर साल कंपनी के लायबिलिटीज कम हो रही है, कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। अगर आप इसके पेयर कंपनियों की बात करें, यहाँ पे आपको NTPC दिखाई देगा जिसकी प्राइस 236 के आसपास है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 194 है, अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1006 की है, अदानी पावर 379 का शेयर है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसकी प्राइस 846 की है, टाटा पावर जिसकी प्राइस 263 की है, JSW एनर्जी 398। तो सारे स्टॉक देखें तो आपको 3 डिजिट और 4 डिजिट में दिखा देगा। ये अकेला स्टॉक है जो 2 डिजिट में, यानी ये भी बहुत जल्द 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। अब लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर कोटे से ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो शेयर खरीदे उसकी वजह से होल्डिंग कम हुई है। आप देख सकते हो कि उन्होंने इक्विटी ली है, उसके बदले में पैसे दिए, तो 24.50% की होल्डिंग है। अब FI की बात करूँ, उनकी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, 7.34% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये 7.76% हुई है। तो आप देख सकते हो कि FI इस समय बाजार में बिकवाली लगातार करे, उसके बावजूद भी उनका निवेश इस समय रिलायंस पावर में बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस शेयर के लिए। दूसरी तरफ देखें तो DI की होल्डिंग में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।
देख लो कि 3.17% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये बढ़ के 5.15% के आसपास आ गई है। यानी बहुत भारी उछाल है डीआई का, यानी बड़े फंड हाउस ने भी जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है 0.01% की होल्डिंग। सिर्फ जो शेयर कम होते हैं जनरल पब्लिक के 64.49% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में घट के 62.5% के आसपास आ गई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया जून 2022 में, जहाँ पे इनके जो गिरवी शेयर थे वो लगभग 99% शेयर गिरवी रखे हुए थे। लेकिन अब आप देखें तो जून 2023 में सारे के सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है, और ये समझ सकते हो ये बहुत बड़ी बात है। इस समय जिस तरह से प्रमोटर कोशिश कर रहे हैं, ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले समय फिर से अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है, यानी 300 तक स्टॉक जा सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है आने वाले समय, क्योंकि इस सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।